नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात, भोर की बात, हमारी बात, आपकी बात में। जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनको मेरा नमस्कार है। जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है। अगले आधे घंटे 20-25 मिनट तक हमारी आपकी बात चलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो एक खबर जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट से पहले एक हाई कोर्ट के खबर की बात कर लें। और जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो है पंधेर और कोली निठारी कांड के, नोएडा के निठारी कांड के जो मुख्य आरोपी थे उनको सबूतों के बिना पर रिहा कर दिया है। यानी उनके खिलाफ़ कोई सबूत हाई कोर्ट को नहीं मिला है। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई नहीं सिद्ध कर सकी दुष्कर्म और हत्याओं का अपराध और सीबीआई की जांच से हम निराश हैं। तो 3-4 मामले में तो वो पहले ही रिहा हो चुका था पंधेर, और अब जो है वो 2 मामले में ये हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो इस तरह से कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर उसके खिलाफ़ कोई दूसरा मुकदमा वगैरह ना हो तो उन दोनों को कोर्ट से, जेल से रिहा कर दिया जाए। तो एक तरह से ये हमारी जो जांच एजेंसी है सीबीआई, उसकी साख पे भी सवाल उठाता है। और सवाल इस पे भी उठाता है कि आखिर फिर 19 बच्चों की हत्या जो है वो किसने की, जिनके कंकाल जो है पंधेर के घर के पिछवाड़े मिले थे गाड़े हुए ज़मीन में। तो निठारी कांड क्या था ये छपा हुआ है दैनिक जागरण में। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को शायद हो सकता है भूल गए हों कि नोएडा के सेक्टर 31 स्थित कोठी नंबर D5 का सच सामने आने की शुरुआत एक लड़की की गुमशुदगी के साथ हुई। 2006 में पायल नाम की एक लड़की निठारी की पानी की टंकी के पास से लापता हो गई थी। ये वही जगह थी जहां 2 साल के भीतर कई बच्चे गायब हुए, लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगी। पायल के पिता नंदलाल ने बड़े व्यवसायी मोहिंदर सिंह पंधेर पर अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी। हाईकोर्ट के दखल के बाद नंदलाल की शिकायत पर 15 दिसंबर 2006 को मोनिंदर और सुरेंद्र से पूछताछ की गई। पुलिस ने कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की उसमें पंधेर और कोली को क्लीन चिट दे दी गई। प्रकरण में मोड़ तब आया जब लापता पायल का मोबाइल ऑन हो गया और इसके जरिए पुलिस सुरेंद्र कोली तक पहुंची। कोली ने पायल के साथ उन बच्चों की भी कहानी बताई जिनकी हत्या की गई थी। सुरेंद्र और मोनिंदर से रात भर पूछताछ हुई। अगली सुबह कोठी के पीछे खुदाई की गई और फिर बच्चों के नरकंकाल मिले। सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को ये जांच शुरू की थी। और ये फ़ैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। जागरण में बहुत डिटेल में आया है इसमें कि ये फ़ैसला इस वजह से ऐतिहासिक कहा जा रहा है कि एक साथ 12 अपराधों में मिली फांसी की सज़ा हाई कोर्ट ने संभवतः पहली बार रद्द की है, वह भी किसी एक व्यक्ति की। सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में 28 मई 2010 को चुनौती दी गई थी। सीबीआई ने 2007 में सुरेंद्र कोली के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज किए थे। 3 मामलों में साक्ष्यों के अभाव में शुरुआत में ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी। बचे 16 मामलों में से 3 में कोली पहले ही बरी हो गया था। एक रिम्पा हलदर के मामले में हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में बदल दी थी। सीबीआई कोर्ट ने पंधेर को 2 और कोली को 12 मामलों में फांसी की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हो तो दोनों अभियुक्तों को रिहा कर दिया जाए। मोहिंदर सिंह पंधेर के खिलाफ 6 मामले थे। इनमें से 3 में वो सत्र न्यायालय में पहले से ही बरी हो चुका है। एक मामले में 2009 में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। शेष 2 मामलों में उसे हाईकोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया। सीबीआई के अधिवक्ता का कहना है कि निर्णय का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है। तो ये है, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाता है कि आखिर फिर उन बच्चों की हत्या की किसने, अगर ये दोनों निरपराध हैं या ये दोषी नहीं हैं। तो अब आगे हाई कोर्ट की टिप्पणी थोड़ी सी और छपी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि निठारी कांड की जांच जनता के साथ विश्वासघात से कम नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है। विशेष निर्देश के बाद भी जांच एजेंसी ने अत्यंत अमानवीय तरीके से अपना काम किया। अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करना ठीक नहीं होगा, न ही साक्ष्य के अभाव में अपनी सज़ा को उचित ठहराए और उन्हें फंसाएं।
साक्ष्य एकत्र करने के मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि घर के एक गरीब नौकर को दुष्ट बताकर फंसाने का जांच एजेंसी ने आसान रास्ता चुन लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि निठारी में मारे गए 19 मासूमों को न्याय कब और कैसे मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है। आप भी सोचिए कि आखिर 19 बच्चों का हत्यारा कौन है, और अगर ये दोनों निरपराध हैं, दोषी नहीं हैं, हाँ, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य सरकमस्टेंसेज एविडेंसेस जो इनकी तरफ इशारा कर रहे थे वो भी अगर खारिज हो गए, तो सवाल यही है सबसे बड़ा कि आज की तारीख में कि फिर इतने बच्चों को मारने वाला समाज में आज़ाद घूम रहा है इतने सालों से, और अगर ये दोषी नहीं हैं, अगर इन्होंने ये अपराध नहीं किया जैसा कि कोर्ट ने माना है, हाई कोर्ट ने, माननीय जज ने, तो फिर अगर वो हत्यारा जिसने उन बच्चों को मारा है वो खुलेआम समाज में अभी भी पिछले 6 से जोड़ लीजिए आप 14 और 3 17 साल हो गए, 17 साल से वो समाज में घूम रहा है, तो क्या उसने किसी अन्य बच्चे को शिकार नहीं बनाया होगा? सवाल ये भी है। और हमें उम्मीद है कि हमारी जांच एजेंसियां जो हैं, हमारी जो पुलिस एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो ज़रूर ध्यान देगी और इस बात पे अपना फोकस करेगी कि आखिर अगर ये दोषी नहीं थे तो फिर जो दोषी है असल, वो समाज में छुट्टा कैसे घूम रहा है। ये भी लिखा है इस अखबार में कि आरुषि कांड के बाद सीबीआई की ये दूसरी बड़ी विफलता है, उन्हें फेलियर है। निठारी कांड में सोमवार को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोगों का सवाल यही है कि हत्याएं दर हत्याएं होती रहीं, लेकिन हत्या किसने की उसका पता नहीं चल सका, तो क्यों? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई ऐसे मामलों में विवेचना के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। आरुषि कांड के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा। पुलिस तो शुरू से इस केस में अन्यमनस्क थी। कोर्ट के निर्देश पर ही पंधेर और कोहली के खिलाफ अपहरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई। इतना ही नहीं, कोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन एसपी उपाधीक्षक एसपी ने डीएसपी नोएडा दिनेश यादव के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी। कोहली को संदेह पर 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस के समक्ष हत्याएं कबूल की और कहा काटकर नाले में फेंका है। नाले से कंकाल बरामद हुए और प्रकरण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बन गया। लेकिन अब जांच पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये है भैया, इतना हुआ और यही नहीं पता है कि मारा किसने बच्चों को। तो ये है हमारी जांच व्यवस्था जिस पे कोर्ट ने सवाल उठा दिए। चलिए, कोर्ट से याद आया कि एक और मामला जो है कोर्ट में बड़ा आने वाला है, और वो है मामला कोर्ट में कि वो जो आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है दे दिया है 5 जज जो हैं हमारे संविधान पीठ को। 5 जजों की संविधान पीठ को ये सौंप दिया गया है। अब वो फैसला करेंगे कि ये घूस है कि क्या है, और वही जो है इसकी अब सुनवाई करेगी संविधान पीठ जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इस मामले की अब सुनवाई करेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ख़रीदा जाता है चंदा देने के लिए, वो 10,000 से लेके पता नहीं कितना 1 करोड़ तक होता है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो ख़रीदने वाला है उसको पता होता है, और जो बेचने वाला है उसको पता खाली होता है कि किसने किसके लिए कितना ख़रीदा है, बाकी किसी को नहीं पता होता। तो इसी पे जो है वो एक दाखिल किया गया है कि भैया इसको ठीक किया जाए और ये पता लगने का हो, पारदर्शिता हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो कि कौन आदमी कितना बॉन्ड लिया और किस पार्टी को कितना मिला। तो एक ये भी है। इधर जो है चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव के ऐलान के बाद जो है वो मुफ्त चुनावी वादों को लेकर पार्टियों में होड़ मच गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनावी रवड़ियों से लेकर मुफ्त वादे करने की ज़बरदस्त होड़ मची है। पार्टियां सरकारी खजाने की परवाह किए बिना अव्यावहारिक वादे से करने से भी गुरेज नहीं आ रही हैं। देखिए क्या क्या किया है।
तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस का चुनाव घोषणा पत्र इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। बीआरएस ने जो है वो ऐलान किया था अपना वो है चुनावी घोषणा पत्र जो है वो ऐलान किया था परसों रात में शाम को। तो उसमें उसने कहा था कि हम 400 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं को हर महीने नगद राशि देने से लेकर सूबे के सभी नागरिकों को 5 लाख की मुफ्त बीमा देने जैसी घोषणाएं कर उसने हलचल मचा दी है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें भी इस होड़ में पीछे नहीं हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने नगद और मुफ्त बस यात्रा से लेकर किसानों और खेत मजदूरों को 15 और 12,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना देने जैसी 6 बड़ी चुनावी गारंटी की घोषणा की है तेलंगाना में कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक हाफ, 500 रुपये में रसोई गैस, महिलाओं को 1,500 रुपये, छात्रों से लेकर कामगारों तक सबके लिए कुछ न कुछ वादे के साथ किसानों का कर्ज माफ़ करने और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने जैसे वादे पहले ही कर दिए हैं। चुनावी वादों की दूसरी किस्त कांग्रेस के घोषणा पत्र में आएगी। जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का वो आज रणदीप सुरजेवाला भोपाल में जारी करने जा रहे हैं। तो देखिए अब चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या क्या वादा करती है अपने मतदाताओं से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से। भोपाल में जो है वो रणदीप सुरजेवाला इसका वो करेंगे, घोषणा पत्र का ऐलान करेंगे आज चुनावी। तो सबकी नज़र रहेगी, आपकी भी हमारी भी। और बहरहाल मुफ्त की रेवड़ी जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं वो बांटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चलिए जारी रखिए, अच्छी बात है। पब्लिक को कुछ मिले, सरकार का खजाना खाली हो तो हो, क्या फ़र्क पड़ता है। सभी का हाल यही है। खाली कांग्रेस और तेलंगाना के बारे में उसके लिखा है, बीआरएस के बारे में लिखा है, बीजेपी की भी तो कीर्ति करती है। सारी पार्टियां हैं, कौन पार्टी पीछे हटी है। चलिए चुनाव की बात कर रहे हैं तो अब आते हैं इंडिया गठबंधन पे। इंडिया गठबंधन की बात करें उसके पहले एक छोटी सी खबर हमने कहीं देखी थी कि सेम सेक्स मैरिज पर भी जो है वो हो गया है। जो अकाली दल अकाल तख्त है हमारा, अकाल तख्त ने पंजाब में चंडीगढ़ में जो हमारा स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर अकाल तख्त ने एक वो जारी किया है कि सेम सेक्स मतलब पंजाबियों में, सरदार जी लोगों में सेम सेक्स जो है मैरिज अलाउ नहीं है। साफ साफ उसने वो कर दिया है अकाल तख्त ने। और अकाल तख्त ने ये भी घोषणा जारी किया है कि भैया डेस्टिनेशन मैरिज नहीं होगी। डेस्टिनेशन मैरिज का मतलब हुआ कि जैसे आप रहते हैं लखनऊ में या पटना में और आप चले जाएं उदयपुर शादी करने या जोधपुर चले जाएं शादी करने, शिमला चले जाएं शादी करने, पूरा दोनों तरफ के लड़के और लड़की के परिवार को लेके अपना चले गए, होटल वहाँ बुक हो गया 3 दिन के लिए, वहीं फंक्शन हो रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है, वहीं शादी हो रहा है। और फिर बाद में अपने वापस अपने गांव या घर आके या अपने शहर आकर आप एक रिसेप्शन कर देते हैं। जिनको छोड़ गया है, जिनको नहीं ले गए डेस्टिनेशन मैरिज में, उनके लिए। तो इसको डेस्टिनेशन मैरिज कहते हैं, आजकल बड़ा चलन में है। तो इस पर भी अकाल तख्त के जो ग्रंथी लोग हैं, गुरु लोग जो हैं पंजाब के, उन्होंने इस पर रोक लगा दी है। तो 2 चीज़ों पर रोक लगी है, सेम सेक्स मैरिज और डेस्टिनेशन मैरिज पे। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता ही है। तो समलैंगिक शादियों की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आने वाला है। देखिए पढ़ देता हूँ मैं आपको। अब पता नहीं समलैंगिक शादियों को लेकर आपकी क्या मान्यता है, लेकिन मुझे भी ये कहीं से ठीक नहीं लगता। आप उनको अलाउ कर दीजिए कि वो साथ में रहें, रहने का अलाउ कर दीजिए, लेकिन शादी करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, कानूनी भी और मतलब नैतिक भी, सामाजिक भी। समलैंगिक शादी को मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला मंगलवार को आएगा। चीफ जस्टिस जी की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले में 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी। 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मई का फैसला सुरक्षित रखे अब सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर 20 अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें सेम सेक्स कपल, ट्रांसजेंडर पर्सन, LGBTQIA+ आदि शामिल है। अर्जी में स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इनमें विपरीत लिंग की शादी को मान्यता है।
केंद्र सरकार ने कहा कि ये मामला संसद के पाले में रहना चाहिए। इससे इतर याचिकाकर्ता का कहना है कि मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या है गे कपल की याचिका? क्या है गे मतलब सेम सेक्स वाले? गे कपल समलैंगिक पुरुषों ने अर्जी देकर कहा है कि होमोसेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी जाए। दोनों 10 साल से कपल की तरह रह रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और ये गैर संवैधानिक है। तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। मेरा तो मन यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ फैसला दे। ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे समलैंगिक शादियाँ आप रहने की अनुमति दे दीजिए, साथ में रहिए मर्जी से, लिव इन जैसे रिलेशनशिप में जैसे लोग रहते हैं वैसे आप रहिए, लेकिन शादी वादी कहिए कि शादी हो गए, पति पत्नी हो गए, बारात निकले हैं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कतई ठीक नहीं है मेरे 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 नज़रिए से। बाकी तो आप हिंदुस्तान है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी करने को फ्री है। अब ये तो हुआ समलैंगिक शादियों की मान्यता वाली बात। अब उसके बाद जो है इस पे क्या बोलते हैं कि महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है संसद से, स्पेशल अधिवेशन बुला के जो पास किया गया था पिछले महीने सितंबर में, तो महिला आरक्षण बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेसी नेता जया ठाकुर हैं एक, वो जया ठाकुर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने जो है अर्जी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि इस पर अमल पर, इस बिल पे जो है, बिल तो पास हो गया है लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो जो है परिसीमन की बात है और जाति वो जनगणना की बात है, तो उसके आधार पर जो है करने को हो रहा है। तो उसमें लग रहा है कि भैया बहुत समय लगेगा, 10 साल भी लग सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कह रहा है कि 29 का जो इलेक्शन होगा उसके पहले हो जाएगा, लेकिन जनगणना और उसके बाद फिर जो है परिसीमन, तो ये बहुत दोनों ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हैं। तो बाकी कांग्रेस का आरोप है, अभी सुप्रिया सुनीत यहाँ आई थी लखनऊ, मैंने आपको ये खबर दिखाई भी थी, तो उनका कहना था कि ये होते होते 39 का चुनाव आ जाएगा। तो इसलिए जो है कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और कहा है कि मामले में निर्देश दिया जाए कि इस पर अमल लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया जाए। इसी लोकसभा चुनाव जो अभी अप्रैल मई में या फरवरी मार्च में या जून में जब भी हो, तो कांग्रेस की ये अर्जी है सुप्रीम कोर्ट से कि इस बिल को इसी चुनाव में लागू कर दिया जाए। इसी चुनाव में 33% आरक्षण जो है महिला उम्मीदवारों के लिए हो लोकसभा की सीटों का, तो लोकसभा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा फिर। बिल में कहा गया है कि आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। याचिका में कहा गया है कि परिसीमन वाली शर्त को खारिज किया जाए और बिल को तुरंत लागू करने का निर्देश जारी हो। बता दें कि परिसीमन के तहत तय सीटों की भौगोलिक सीमा में बदलाव होता है और सीटों को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ सीट ज़्यादा हो जाएगी, और कर्नाटक की जनसंख्या कम है, केरल की जनसंख्या कम है, तो वहाँ सीटें कम हो जाएंगी। ये भी लफड़ा है एक साउथ बनाम नॉर्थ का। तो इसको लेके भी पॉलिटिकल पार्टियां खुल के तो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन अंदर अंदर ये मसला है। और बीजेपी संभवतः ये चाहती होगी कि ये हो जाए, ताकि बीजेपी का जो है नॉर्थ बेल्ट में प्रभाव है, तो अगर सीटें इधर नॉर्थ बेल्ट में बढ़ जाएँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। चलिए खैर, ये दूसरा मसला है। तो अब आते हैं किस पे। समलैंगिक शादियां हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार आपको भी रहेगा। महिला आरक्षण बिल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और थोक महंगाई भी कुछ बढ़ गई है, लेकिन अभी भी निगेटिव है, इसमें लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कल जीत गया है श्रीलंका से, पहली जीत हासिल कर ली। श्रीलंका 3 मैच लगातार हार गया है। युद्ध जारी है, संघर्ष विराम से इनकार, सीमा पर लंबी कतार, इजराइल और हमास का युद्ध चल ही रहा है, आपको पता ही है। लेकिन अब हम आते हैं अपने देश में। तो इंडिया का जो गठबंधन है भैया, इंडिया गठबंधन, तो उसका कहना है कि भाई सीट शेयरिंग जो है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव में कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं यहाँ मध्य प्रदेश में,
और ये समझा जा रहा था कि कुछ सीटें वो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास थी। अब इसमें आपको बता देते हैं कौन सी सीट है वो। कांग्रेस ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, छतरपुर, जबकि ये सीट साल 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी रविवार की शाम को अपने 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें भांडेर, राजनगर, बिजावर, चितरंगी व कटंगी ऐसी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, यानी नो गठबंधन। अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है या लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इस परिस्थिति में सीधा सीधा मुकाबला होगा मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। वोट कटेंगे, खासकर मुस्लिम वोट, और फ़ायदा किसको होगा, समझ गए आप। तो सवाल ये नहीं है कि फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, सवाल ये है कि मैसेज क्या जाएगा। अगर इस चुनाव में अगर आप एका कर लिए होते और आप तालमेल कर लिए होते तो कम से कम ये मैसेज जाता कि भाई देखो, ये इकट्ठा तो हुए हैं लेकिन ठीक है, मतलब साथ हैं और मिल के जो है काम करना चाहते हैं, और अभी से देखो तैयारी हो गई, ये दोनों जो है मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका एक सकारात्मक मैसेज ज़्यादा लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मैसेज बड़ा गलत जा रहा है। दो चीज़ों से, एक तो ये जो डेवलपमेंट है कि समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में इंडिया की गठबंधन की बहुत बड़ी क्या सबसे बड़ी जो है वो है, साथी है, सहयोगी है, और कांग्रेस जो है वो देश में सबसे बड़ी सहयोगी है इंडिया गठबंधन के लिए, पूरे देश के लिए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वो है स्टेट है। 80 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर और कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है। तो अगर अभी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल नहीं हुआ तो आगे लोकसभा में कैसे तालमेल होगा, इस पे लोग सवाल उठाएंगे और आपकी क्रेडेंशियल पे भी सवाल उठेंगे कि इंडिया गठबंधन जब अभी एक नहीं है तो आगे एक कैसे होगी। और अगर किसी तरह से रोग आके एक हो भी गए, सीटों का बंटवारा हो भी गया, सीट शेयरिंग हो भी गई, तो कैसे वो उसको बरकरार रखेंगे। तो ये खबर है, जागरण ने मौका छीन लिया है, अब देखिए छाप दिया है और हम भी थोड़ा पढ़ के आपको सुना देते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन INDIA के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। वहां सपा और कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं होगा। सपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। रविवार को 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली समाजवादी पार्टी यहां करीब 50 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। इस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को, यानी आज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। मध्य प्रदेश में INDIA गठबंधन में फूट का असर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। उस पर तो पड़ेगा ही, मतदाताओं के मनोमस्तिष्क पर भी असर पड़ सकता है। सपा और कांग्रेस के बीच विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब रविवार की सुबह कांग्रेस ने 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पर सपा अपना दावा कर रही थी या कर रही है। एक सीट बिजावर छतरपुर में मैंने आपको बता दिया। तो अब ये देखिए, अब सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी करीब 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के प्रभारी व्यास जी गोंड कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने सारी बातों से अवगत करा दिया है। उन्होंने मंगलवार को मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब जो हमारे राजेंद्र चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है, सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। कोशिश है कि बात बन जाए, यदि नहीं बनती है तो भी इससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये राजेंद्र जी का कहना है, जो प्रवक्ता है, बड़े ही सज्जन आदमी हैं, मेरे मित्र हैं वो।
लेकिन हमको भी पता है कि राजेंद्र जी की कितनी चलती है पार्टी में, और जो भी चलेगी वो अखिलेश यादव जी ही तय करेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, एक बात तो ये है, अगर आप मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो या सुन पाएँ, कि मैसेज तो चला ही गया कि भाई आप लोग एक नहीं हो सके। अभी तक आपकी एक रैली होनी थी, वो भी नहीं हुई। अब सुना था पहले भोपाल में होनी थी, अब भोपाल न होकर सुना है कि नागपुर में होने वाली है, तो अभी भी उसकी तारीख अनाउंस नहीं की गई है। तो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो सब जो है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते चलो, टेढ़ी ये चाल है। देखिए, हिंदू अखबार उठाया मैंने। हिंदू अखबार ने पहली जो खबर छापी है वो आपको दिखा देता हूँ। SC रेफर्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये खबर मैंने आपको बता दी है, इसने हेडलाइन में ली है। एक खबर इसने और छापी है गुजरात से, तो ये इंटरेस्टिंग खबर है। मैं इसकी हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ। विक्टिम्स ऑफ फ्लॉगिंग इन गुजरात रिफ्यूज टू सेटल फॉर मॉनेटरी रिलीफ फ्रॉम पुलिस। 5 Muslim men who were publicly flogged by the police in Gujarat, Kheda district last year have declined to accept monetary compensation from 4 policemen who were found guilty and are now facing contempt of court proceeding। ये पुलिस वाले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना कर रहे हैं उनको, और इन्होंने जो है जो 4 विक्टिम हैं, मुस्लिम हैं, उनको मदद देने की ऑफ़र किया था, पैसा देने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। मामला क्या है इसमें लिखता है, मैं ज़रा देखता हूँ तो मैं भी समझता हूँ, आपको भी समझाता हूँ कि गुजरात हाई कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द 5 victims who were tied to a pole and flogged refused to accept monetary compensation from policemen who had earlier offered monetary compensation to them, escaped the contempt of court proceeding। अब ये 19 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 13 पुलिस अफसर इस घटना में शामिल थे। who were part of the group must be held accountable for contempt of court। तो ये है, इन लोगों ने मारा पीटा होगा उसको, पोल से बांध के गाली वाली दी होगी। तो ये है मामला, फंसा हुआ है। निठारी कांड को भी इसने फ्रंट पेज पे लिया है। सोडी प्रोब, CBI की प्रोब को इसने कहा है सोडी प्रोब। तो ये है भैया। और एक खबर और है, अच्छी खबर है हमारे उत्तर प्रदेश से, जो है वो मेरठ वाली जो है चल रही है ना रेल ट्रांजिट, क्या बोलते हैं उसको, रैपिडेक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मज़ा आएगा मेरठ वालों को, दिल्ली वालों को। और उसमें आप रील नहीं बना पाएंगे, ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को टोकन खरीदकर रैपिडेक्स में यात्रा कर इसका उद्घाटन करेंगे। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में PM छात्रों से बातचीत करेंगे। ट्रेन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 200 लोग शामिल होंगे। इसमें 50-60 छात्र भी शामिल होंगे। मोदी जी रैपिडेक्स करेक्ट ऐप और रैपिडेक्स कंप्यूटर कार्ड का उद्घाटन करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आ गया है। तो ये भैया होगा। बाकी मौसम ख़राब हो गया है, आपको पता ही है कि बारिश हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ एक पहले से सक्रिय था, एक और आ गया है। तो कल जो है पूरे उत्तर भारत में बारिश हुई है। यहाँ लखनऊ में भी कल से बारिश हो रही है रुक रुक के, और पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड के पहाड़ियाँ हो। मौसम में तापमान जो है गिरावट आ गई है, तो एकदम से मौसम बदल गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो है अगले कुछ दिन तक ये मौसम ऐसे रहेगा, मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। इवन कि दिल्ली का तापमान जो है वो 30 के नीचे आने और अधिकतम और 20 के नीचे जाने का न्यूनतम का आसार है। वही आसार करीब इधर भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। पहाड़ों पे ठंड शुरू हो जाएगी, बर्फ़ गिरनी तो शुरू हो ही गई है। तो कुछ दिन तक ये मौसम रहेगा, उसके बाद फिर मौसम खुलेगा, और मौसम खुलने के बाद 15 दिन के बाद से टेम्परेचर में गिरावट और ज़्यादा शुरू हो जाएगी और ठंड शुरू हो जाएगी। यानी नवंबर के पहले सप्ताह से गुलाबी ठंड का मज़ा लेने के लिए तैयार रहिए।
तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी बातें हो गई आपसे। कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें आपको बुरी लगी होंगी या नहीं अच्छी लगी होंगी, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।